हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अभी थोड़े समय की कमी होने के कारण हम लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय में हम इन्हीं वीडियो को या फिर इन्हीं जितने भी आपके टॉपिक है इतिहास से संबंधित, चाहे उसमें मध्यकाल भारत हो, आधुनिक भारत हो, प्राचीन भारत का इतिहास है या फिर विश्व का इतिहास, इसके साथ राजस्थान के इतिहास और आपके अन्य सब्जेक्ट, जिनको हम फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी समय की थोड़ी कमी है, लेकिन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इनके वीडियो अपलोड किए जाए। और साथ ही यदि आप देख पा रहे हो चैनल पर, तो हम साथ के साथ इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की भी तैयारी करा रहे हैं। यदि आपने नहीं देखा तो उनको जरूर देख लीजिए, ताकि आपके उसमें प्रश्न एग्जाम में से कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। जो भी प्रश्न वीडियो में से छूट जाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में नहीं छूट पाएगा। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज हम मोहम्मद गोरी के इतिहास से संबंधित। देखिए, मोहम्मद गोरी के बारे में आपको एक कहानी के रूप में समझाया जाएगा और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको समझने भी आसानी लगेगी। उसके साथ ही आपको कुछ इसमें सीख भी जरूर मिलेगी। देखिए, मोहम्मद गोरी, आपको ये तो पता है, पिछले वीडियो में हमने गजनियों के बारे में विस्तृत से अध्ययन किया था, यानी पढ़ा था। अब थोड़ा सा इसके मोहम्मद गोरी के बैकग्राउंड के बारे में चलते हैं। तो मोहम्मद गोरी जो था वो गौर प्रदेश का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? गौर प्रदेश का रहने वाला था। इसलिए यहाँ के लोगों को क्या कहने लगे? कहने लगे सभी गोरी कहने लगे। ठीक है, मोहम्मद गोरी, ये इसके गौर प्रदेश के रहने के कारण इसको मोहम्मद गोरी टाइटल दिया गया है। अभी आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि गोरी इसका राजवंश नहीं है, गोरी इसका वंश नहीं है। जिस प्रकार से महमूद गजनवी का जो वंश था वो गजनवी वंश नहीं था, वो यामिनी वंश था, है ना। गलती हमें नहीं करनी है। महमूद गजनवी का वंश गजनवी वंश या गजनी वंश नहीं था। ठीक है, वो तो गजनी उस क्षेत्र का नाम था, उसका वंश का नाम यामिनी वंश था। उसी प्रकार मोहम्मद गोरी का वंश जो है वो गोरी वंश नहीं था। इसका जो वंश है वो संसबनी वंश है। कौन सा वंश है? संसबनी वंश, संसबनी वंश। ठीक है, वो कहीं कहीं आपको इसको संसबानी वंश के रूप में भी देखने को मिलेगा। तो मोहम्मद गोरी का जो वंश है वो कौन सा? संसबानी वंश है। अब आप कहानी सुनिए। देखिए, ये मध्य एशिया में क्षेत्र आता है। कहां आता है? मध्य एशिया में, यानी कि अफगानिस्तान का क्षेत्र है। कौन सा है? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में ये गौर प्रदेश आता है, अफगानिस्तान में गजनी प्रदेश आता है, जहां का महमूद गजनवी था। इसमें थोड़ी सी आपको एक कहानी समझनी है, उसके बाद फटाफट इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एक व्यक्ति था जिसको हम एक सूबेदार कह सकते हैं, एक सूबेदार था, और उस सूबेदार का नाम था अलाउद्दीन। ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसीलिए इसका नाम बताना पड़ेगा, अलाउद्दीन हुसैन। तो इस व्यक्ति का क्या नाम था? अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन का एक छोटा भाई था। अलाउद्दीन हुसैन का एक छोटा भाई था, और उस छोटे भाई की जो हत्या है वो गजनवियों ने कर दी थी। किसने कर दी? गजनवियों ने। जो गजनवी वंश के जो लोग थे उन्होंने क्या कि गजनवियों ने हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? अलाउद्दीन हुसैन के छोटे भाई की। इस कारण से अलाउद्दीन हुसैन को बड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और वो क्या करता है कि गजनवियों के जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों की जो कहते हैं उसको समाधियां हैं, उन समाधियों को तोड़वा दिया और उनमें से उनकी हड्डियों को बाहर निकाला और उनको हवा में उछाल दिया और आग लगा दी। बात समझ आई? हम किसकी बात कर रहे हैं? अलाउद्दीन हुसैन की। कारण क्या था? क्योंकि इसकी छोटी भाई की हत्या कर दी गई थी। अब इसी कारण से इसने गजनी में आग लगा दी और उनके जो अस्थियां वगैरह हुआ करती थी, हड्डियां वगैरह होती उनको भी बाहर निकाल के उसने जला दिया। इस कारण से अलाउद्दीन को क्या कहा गया? वर्ल्ड बर्नर कहा गया। क्या कहा गया? वर्ल्ड बर्नर। वर्ल्ड बर्नर का मतलब होता है दुनिया को जलाने वाला, दुनिया को जलाने वाला। ठीक है, दुनिया को जलाने वाला। और इसको जहांसोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहांसोज। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस शासक को जहांसोज का टाइटल दिया गया, तो किसे दिया गया है? अलाउद्दीन हुसैन को। ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन हुसैन है। ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो काफी बाद की बात है, हम पहले की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसने कहां पे ये उत्पात मचाया था? गजनी में मचाया था इसने। बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसका एक चचेरा भाई था, अलाउद्दीन हुसैन का एक चचेरा भाई था, और उस चचेरे भाई का नाम क्या था? गियासुद्दीन। इसके चचेरे भाई का नाम क्या था? गियासुद्दीन। और गियासुद्दीन का भी एक छोटा भाई था, और उस भाई का क्या नाम था? शिहाबुद्दीन। आपको पूरी कहानी सुनिए, काफी इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि जो मोहम्मद गोरी है, ये मोहम्मद गोरी कैसे बनता है, भारत पर आक्रमण क्यों करता है।
ठीक है, ये सारी चीज आपको बड़ी जल्दी क्लियर होने वाली है। तो अलाउद्दीन हुसैन का छोटा चचेरा भाई कौन है? गियासुद्दीन। और गियासुद्दीन का छोटा भाई, सगा छोटा भाई कौन है? शिहाबुद्दीन। तो इन दोनों भाइयों में बड़ी अच्छी एक कंपाउंड के बोल सकते उसमें अंडरस्टैंडिंग थी, आपस में एक दूसरे का सम्मान किया करते थे और काफी अच्छे योद्धा भी थे। तो गियासुद्दीन ने क्या किया? सन 1163 में गौर प्रदेश को जीत लिया। 1163 में गियासुद्दीन ने क्या किया? गौर प्रदेश को जीत लिया है। और इसी से प्रेरणा पाकर 10 साल बाद इसने 1173 ईस्वी में किसको जीत लिया है? गजनी को जीत लिया था। बात समझ आ गई? इसने 1163 में किसको जीता है? गौर प्रदेश को जीता है। और शिहाबुद्दीन ने 1173 ईस्वी में किसको जीत लिया है? गजनी क्षेत्र को जीत लिया है। दोनों अच्छे मित्र थे, तो आपस में एक समझौता होता है इन दोनों में। क्या समझौता होता है? कि गियासुद्दीन कहता है मैं मध्य एशिया में पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा, और तू ऐसा करना अपना जो साम्राज्य का विस्तार है वो मध्य एशिया की तरफ नहीं करके वो किधर करना है? पूर्वी एशिया में करना है, यानी पूर्वी क्षेत्र में बढ़ना है। तो इसने क्या कहा कि मैं तो अपना साम्राज्य विस्तार किधर करूंगा? पश्चिम दिशा में, एशिया के पश्चिम में। और इससे किस दिशा में बढ़ने को कहा है? पूर्व दिशा में। काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे का सम्मान करते थे, झगड़ते नहीं थे, लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करते थे, पब्लिक से यानी कि दूसरे राजाओं से करते थे, आपस में अच्छी इनमें मित्रता थी भाई होने के साथ साथ। तो इसने अपने साम्राज्य विस्तार पश्चिम दिशा में किया और इसने अपने पूर्व दिशा में किया। बात समझ में आ गई? हाँ जी। इसी कारण से अब इसने आक्रमण करने का कहां सोचा है? भारत पर सोचा है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये साम्राज्यवादी नीति का पक्ष चाहता है, यानी अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। मध्य एशिया में पश्चिम की तरफ इसका भाई साम्राज्य विस्तार करेगा, तो इसके लिए मात्र जगह कौन सी बची है? पूर्व दिशा में। बात क्लियर हो गई? इसी कारण ये बात पर आक्रमण करता है। शिहाबुद्दीन जो है वो मोहम्मद गोरी का मूल नाम है। क्या है? मूल नाम है। एग्जाम में यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या था, ये काफी बार प्रश्न पूछा हुआ है। आप एग्जाम देते आए हो, आपको पता होगा निश्चित रूप से कि ये प्रश्न काफी बार पूछा है कि मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या था? तो शिहाबुद्दीन इसका नाम था। आगे सुनिए, यहां तक इनकी स्टोरी की बैकग्राउंड के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं कि ये भारत पर आक्रमण कब करता है, किस मार्ग से करता है, हमें इसकी जानकारी कैसे होती है। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में फटाफट पढ़ने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाइए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। और इसके क्वेश्चन आंसर है वो पहले ही अपलोड कर दी गए, तो उनको भी आप जरूर देखें। इसका वंश मैं यही छोड़ देता हूं। ये क्षेत्र कहां आता है? अफगानिस्तान में आता है, ये आपको पहले ही बता दिया। अफगानिस्तान कौन कौन सा क्षेत्र? गौर प्रदेश भी वही आता है, गजनी क्षेत्र भी वही आता है। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे भारत पर इसके आक्रमण, भारत पर आक्रमण। ठीक है, तो भारत पर इसने आक्रमण किया है। क्या किया इसने? भारत, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया है। और इसकी जानकारी का जो वास्तविक और प्रमाणिक स्रोत माना जाता है वो कौन सी पुस्तक है? तो उसकी प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है तबकात-ए-नासिरी को। किसको माना जाता है? तबकात-ए-नासिरी, ये एक पुस्तक है। और इस पुस्तक की रचना किसने की थी? मिनहाज ने की है। इसकी रचना किसने की है? मिनहाज ने। और मिनहाज का पूरा नाम है मिनहाज उस सिराज। बात समझ में आ गई आपको? बस इतनी सी बात समझनी कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया है। इसका प्रमाणिक स्रोत जो है वो किस ग्रंथ या किस पुस्तक को दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तबकात-ए-नासिरी को। और ये किसने लिखी है? मिनहाज ने लिखी है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, भारत पर इसने जो आक्रमण किया है, भारत पर आक्रमण, तो आक्रमण किया तो किसी न किसी मार्ग से इसने किया होगा। और वो कौन सा मार्ग था जिससे इसने आक्रमण किया, भारत में एंट्री लिए? वो किया इसने गोमल दर्रे से। कहां से एंट्री ली इसने? गोमल दर्रे से। ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी कि इसने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया। क्यों समझ लेना है? क्योंकि आपने पहले की यदि वीडियो देखे या फिर नहीं भी देखे तो इस मार्ग से संबंधित अब तक 3 प्रश्न बन चुके हैं। और वो कौन कौन से? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था। ठीक है, 712 पे, आपको पता है, आपने वीडियो देखा हुआ या फिर आप पहले से जानते। तो आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो भारत में एंट्री लेता है वो मकरान मार्ग से लेता है। किस मार्ग से लेता है? मकरान मार्ग से। ठीक है, मकरान मार्ग से। उसके बाद पहला तुर्क आक्रमण होता है, वो महमूद गजनवी के नेतृत्व में होता है। और महमूद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किया है ना, वो किस मार्ग से किया है? खैबर दर्रा से। कहां से किया है?
खैबर दर्रा से। अब जो तीसरे नंबर का जो व्यक्ति है, यानी कि तुर्कों का भारत पर आक्रमण या भारत पर तुर्कों का आक्रमण, इसका दूसरा चरण, और उसमें मोहम्मद गोरी किस मार्ग से करता है? गोमल दर्रे से। इसीलिए आपको ये तीनों आक्रमणकारियों के जो मार्ग है उनको अच्छे से समझ लेना है। एग्जाम में प्रश्न आए तो कंफ्यूजन नहीं होनी है, बस आपको राइट टिक करके आना है और अपना सिलेक्शन पाना है। इसके अलावा एक तुलना में एक चीज और बताई थी आपको, मुल्तान क्षेत्र तीनों के लिए कॉमन है। मुल्तान क्यों कॉमन है? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का जो अंतिम आक्रमण हुआ था वो सिक्का और मुल्तान क्षेत्र पर हुआ था, और आपको याद होगा उसमें हमने बताया था कि मुल्तान से इसको इतनी मात्रा में सोना प्राप्त होता है कि उसका नाम स्वर्ण नगर रख देता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम की, ठीक है, अरब आक्रमणकारी था। अब उसके बाद महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था सन 1004 में मुल्तान पर किया था, ठीक है, सन 1004 में मुल्तान पर आक्रमण किया, तो मुल्तान पर उसने भी आक्रमण किया है। और अभी ये मोहम्मद गोरी भी मुल्तान पर आक्रमण करने वाला है। और मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला जो आक्रमण है वो कब हुआ? 1175 ईस्वी में। बात समझ में आ गई है? और ये आक्रमण कहां होता है? मुल्तान पर। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। यदि परीक्षा में प्रश्न मैथ्स के लिया जाए या फिर इस तरह से क्रॉस में मिलान करने के लिए आए उसमें से आपसे पूछ ली जाए कि निम्न में से किसने पहले आक्रमण किया है या उनकी डेट क्या थी, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इनके मार्क से रिलेटेड बनता है। अब आपको सारी चीज क्लियर हो चुकी होगी, और बाय द वे नहीं हुई है तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया है वो 712-13 के आसपास किया है मुल्तान पर। और उसके बाद जो गजनवी किया है ना, महमूद गजनवी, उसने जो आक्रमण किया वो सन 1004 में किया है। और मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण सन 1175, काफी साल का गेप लग चुका है, 171 ईयर का, ठीक है, लेकिन आक्रमण हुआ। तीनों में कॉमन चीज है, इसलिए इनकी तुलना करके आपको बताया। मार्क के बारे में भी जरूर ध्यान रखना। हाँ जी, तो पहला आक्रमण इसका कहां होता है? 1175 मुल्तान पर। और इस समय जो यह शासन चल रहा था वो किसका चल रहा था? सिया कर्मार्थियों का। किसका चल रहा था? सिया कर्मार्थियों का। और आपको ये तो पता होगा इस नाम से कि मुसलमानों की दो शाखाएं होती है, पहली शाखा का नाम होता है सिया और दूसरी होती है सुन्नी। और मोहम्मद गोरी किस वंश किसका रहा होगा? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किससे था? सुन्नी था, क्योंकि सिया और सुन्नी आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती। आगे देखिए, मुल्तान पर आक्रमण किया इसने, यहां सफलता प्राप्त कर ली। उसके बाद में इसका दूसरा जो अभियान है वो होता है गुजरात पर। कहां होता है? गुजरात पर। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण कहां होता है? गुजरात पर। कब होता है? 1178 ईस्वी में। और गुजरात में किस वंश का शासन चल रहा था? सोलंकी वंश का। किसका चल रहा था? सोलंकी वंश का। या फिर किसका चल रहा है? चालुक्य वंश का। तो गुजरात में सोलंकी वंश या चालुक्य वंश का शासन चल रहा है। और यहाँ पे जो राजा है वो कौन है, यानी कि शासक है वो कौन है? भीम द्वितीय। कौन है? भीम द्वितीय, जिसको इतिहास में मूलराज के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको एक चीज समझ लेनी है, गुजरात पर इसका आक्रमण करने का जो मूल उद्देश्य था वो सोमनाथ मंदिर को लूटना, वहां से धन संपदा प्राप्त करना है। क्योंकि इसने सुन रखा था कि महमूद गजनवी ने दुनिया भर का वहां से सोना लूटा था, तो इसने सोचा मैं भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता है, और उस धन की पूर्ति करने वाला क्षेत्र कौन सा होगा? गुजरात होगा। मुल्तान मार्ग में पड़ता था पहले, इसलिए मुल्तान को उसने जीता था। लेकिन अब परिस्थितियां चेंज हो चुकी थी। पहले उस समय जो महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया उस समय भीम प्रथम था, वो हार गया था और आसानी से सोमनाथ मंदिर को लूटा जा सका। लेकिन अभी जब 1178 में आक्रमण किया जा रहा है तो चालुक्य सोलंकी वंश का जो शासक है भीम द्वितीय, और भीम द्वितीय की जो मां है काफी शक्तिशाली महिला हुआ करती, और उसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया और उसका नाम क्या था? नायिका देवी। तो सेना का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया? गुजरात की सेना का नेतृत्व नायिका देवी के द्वारा किया गया। और इस साइड में जो सेना है वो किसकी है? मोहम्मद गोरी की। और इसमें नायिका देवी की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। और इसी के साथ में एक प्रश्न तैयार हो गया आपका कि मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार कौन सी हुई? मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? गुजरात अभियान। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, तो ये मोहम्मद गोरी की क्या हो गई? मोहम्मद गोरी, इसकी भारत में क्या हो गई? पहली पराजय हो चुकी है, फर्स्ट पराजय। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। अभी पराजय होने के बाद में ये बंदा भी चुप नहीं बैठने वाला है। क्यों नहीं बैठने वाला? भाई इसको साम्राज्य विस्तार करना है, अपने साम्राज्य का विस्तार निश्चित रूप से भारत में ही करना है। दूसरी तरफ तो इसका भाई है,
तो उधर तो जा ही नहीं सकता, लेकिन ये हार मानने वाला भी नहीं है। तो हमें इससे सीख भी लेनी चाहिए। एक बार यदि हमें असफलता मिलती है तो उससे अपन को घबराना नहीं चाहिए। यदि हमें असफलता मिली, घबराना नहीं चाहिए, हमें दोबारा से तैयारी करनी चाहिए। और इस चीज का ये काफी बार फायदा उठाता है। आगे देखिए, अब इसके बाद में 1179 में ये पंजाब पर आक्रमण करता है। कहां आक्रमण करता है? पंजाब पर। और पंजाब पर करने का इसका कारण ये था क्योंकि ये गजनी का शासक है भाई। कहां का शासक है? ये गजनी का शासक है, मोहम्मद गोरी। ठीक है। और गजनियों का एक वंश का यानी एक वारिस उनका चला आ रहा था, जिसका नाम था खुसरो शाह। क्या नाम था उसका? खुसरो शाह या खुसरव शाह के नाम से भी आपको अलग अलग किताबों में मिल सकता है, खुसरव शाह। और इस खुसरव शाह का जो शासन चल रहा था ना, ये कहां चल रहा था? पंजाब में। और ये कौन सा था? गजनी वंश का व्यक्ति था। और ये गजनी वंश से काफी नफरत करता था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने गजनियों की सत्ता को उखाड़ फेंका था पहले ही। ठीक है। तो खुसरव शाह का पंजाब पर शासन चल रहा था और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? लाहौर हुआ करती थी। कौन कौन से क्षेत्र थे? पेशावर और लाहौर। ये राजधानी थी उसकी लाहौर थी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये इसकी बात कर रहा हूं पंजाब के शासक खुसरो शाह की। राजधानी कौन सी थी? लाहौर। ठीक है। तो अब इसका आक्रमण होता है। कब की बात है? सन 1179 में। 1179 1178 में हार चुका है, 1179 में आक्रमण किया पंजाब पर। ठीक है। और इसने जीत लिया। कौन कौन सा क्षेत्र जीत लिया? पंजाब जीत लिया, पेशावर जीत लिया और लाहौर जीत लिया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर इसका जो सहयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो और कोई नहीं, हिंदू शासक था और उसका नाम था विजयदेव। कौन था? विजयदेव। यह चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि भारत में मुस्लिम सत्ता का जो प्रारंभ कराने वाले जो लोग हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते थे हिंदू। तो इसका सहयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? विजयदेव था। और विजयदेव कहां का शासक था? जम्मू कश्मीर का। कहां का शासक था? जम्मू का शासक था विजयदेव, जिसने भारत में इन क्षेत्रों को जीतने में उसकी सहायता की। बात समझ में आ गई? 1179 तक आक्रमण अपने कंप्लीट हो चुके, लाहौर वगैरह इसने अपने क्षेत्र में कर लिए। अब इसके बाद में थोड़े बहुत क्षेत्र ये और जीतता है ना। अब मेन बात आ जाती है सन 1188 ईस्वी की। कब की? 1188 ईस्वी की। ये छोटे बड़े क्षेत्रों को जीतता रहता है, अपने शासन को बढ़ाता रहता है, साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। 1188 ईस्वी की बात आती है और 1100 ईस्वी में इसने एक आक्रमण कर दिया। जो कहां आक्रमण कर दिया? बठिंडा पर कर दिया है। कहां आक्रमण किया इसने? बठिंडा पे। और बठिंडा में एक काफी इंपॉर्टेंट एक दुर्ग हुआ करता था और उसका नाम था तबर ए हिंद का किला। कौन सा किला था? तबर ए हिंद। तबर ए हिंद का किला हुआ करता था बठिंडा में। इसने आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने और तबर ए हिंद किले को जीत लिया। और जैसे ही इसने तबर ए हिंद किले को जीता तो राजस्थान अजमेर का जो शासक था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, ये राय फितौरा के नाम से इतिहास में काफी फेमस है। उनको इस बात की जानकारी मिलती है और उन्होंने इसका विद्रोह किया, उसका विरोध किया कि तूने बठिंडा को क्यों जीता? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का ही वो बठिंडा वाला ये दुर्ग हुआ करता था। तो ये तराइन के युद्ध का क्या हो चुका है? एक नींव रख चुकी है कि तराइन का युद्ध होने वाला है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का विरोध किया है, तबर हिंद किले को मुझे वापस लौटा दे, क्योंकि ये बठिंडा वाला क्षेत्र तबर हिंद वाला किला ये मेरा है। लेकिन मोहम्मद गोरी को तो भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, तो उसने इसको लौटाना मंजूर नहीं किया है। आपस में काफी बातचीत हुई, विरोध हुआ, लेकिन मोहम्मद गोरी ने अपने एक दूत को, जिसको हम राजदूत मैसेंजर भी कहते हैं, एक दूत को भेजा है और उस दूत के नाम था केबाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा। बात समझ में आ गई? क्या नाम था उसका? उसका नाम था केबाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा। ये किसका दूत है? ये मोहम्मद गोरी का दूत है। और जो कहां जाता है? अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के पास में जाता है और कहता है कि हम इसमें क्या कर लेते हैं, पार्टनर बन जाते, तुम मेरा सहयोग करो, मैं तुम्हारा सहयोग करो, हम बार बार साम्राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इस बात से बिल्कुल ही मना कर देते हैं और इसको वापस लौटा दिया जाता है कि तू जा, मैं अपने आप शासन अपना कर सकता हूं। आगे देखते हैं। तो यही कारण बना और अब एक युद्ध होने वाला है और वो युद्ध है इतिहास में काफी फेमस, तराइन का
प्रथम युद्ध। आपको ध्यान रखना है तराइन के टोटल 3 युद्ध हुए थे। तराइन के कुल कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे, जिसमें से पहला और दूसरा पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है और मोहम्मद गोरी से संबंधित है। और इसके बाद जो तीसरा युद्ध होने वाला है वो जब हम पढ़ाएंगे उस समय आपको इसको सीखना होगा। हाँ जी। तो अब नींव रख दी जाती है तराइन के युद्ध की। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? सन 1191 में ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट और फेमस युद्ध था। इसका जो मूल कारण था, इसका जो तात्कालिक कारण था वो बठिंडा अभियान युद्ध था। बात समझ आ गई? अब एक तरफ से पृथ्वीराज चौहान की सेना होती है और एक तरफ से मोहम्मद गोरी की सेना होती है। एक तरफ किसकी सेना है? मोहम्मद गोरी की सेना। और एक तरफ किसकी है? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, इनकी सेना थी। अब दोनों में एक भीषण युद्ध होता है। इसकी तरफ जो सहयोग करने वाले थे वो था एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, येल्दोज था और एक कुबाचा हुआ करता था। इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो जैसे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई उसमें। इधर पृथ्वीराज चौहान की तरफ कौन था? पृथ्वीराज चौहान की तरफ इनका छोटा शक्तिशाली भाई जिसका नाम था गोविंद राय। क्या नाम था? गोविंद राय। और गोविंद राय का नाम इतिहास में स्कंद राय के नाम से भी मिलेगा आपको। क्या? स्कंद राय या स्कंद राव। और इसको खांडे राव के नाम से भी काफी प्रसिद्धि प्राप्त है। किस नाम से? खांडे राव के नाम से। तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में गोविंद राय या स्कंद राव या खांडे राव मिले तो मान लेना कि पृथ्वीराज चौहान का एक छोटा भाई है और इसके अलग अलग नाम है। यहां तक बात समझ में आ गई? मोहम्मद गोरी को पता नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान और उसकी सेना इतनी शक्तिशाली है कि मुझे आसानी से हरा देंगे। तो इसने क्या किया? गोविंद राय ने एक तीर चलाया, एक भाला फेंका और वो सीधा मोहम्मद गोरी के जाके लगा। मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। और एक खिलजी अधिकारी ने उस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जान बचाई थी और इनकी सेना क्या हो गई? विजय हो गई और मोहम्मद गोरी की ये हार हो गई। अब आपको ध्यान रखना है मोहम्मद गोरी की ये कौन सी हार है भारत में? दूसरी हार है। पहली हार कौन सी थी? 1178 में जब गुजरात पर इसने आक्रमण किया था, तब भीम द्वितीय की मां नायिका देवी के नेतृत्व में पहली हार हुई थी। और दूसरी जो इसकी हार है वो कहां हो गई? गोविंद राय से, यानी पृथ्वीराज चौहान की सेना से गोरी भिड़ता है और उसकी हार हो जाती है। तो 2 बार पराजित होने के बाद भी अपना साहस नहीं छोड़ता है और इसी प्रकार अपन को भी साहस बनाए रखना है, कंपटीशन की तैयारी करते रहना है और निश्चित रूप से हमें भी सफलता मिलेगी। हाँ जी, आगे हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब जब मोहम्मद गोरी हार जाता है और उसको एक खिलजी अधिकारी ने उसकी जान बचाई, फिर उसके बाद में मोहम्मद गोरी थोड़े बहुत दिन में सही होता है और उसी दिन से युद्ध की तैयारी करने लग जाता है। क्या? युद्ध की तैयारी करने, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन ही भारत पर आक्रमण करना, भारत पर साम्राज्य स्थापित करना है। तो एक दूसरा युद्ध होने वाला है, तराइन का द्वितीय युद्ध। और इधर जो राजपूती सेना है उन्होंने सोचा कि जब मोहम्मद गोरी को पहली बार हरा सकते हैं तो दूसरी बार भी आसानी से हरा सकते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी सेना बड़ी शक्तिशाली है, बड़े से बड़े युद्ध को हम जीत सकते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी उसी दिन से युद्ध का अभ्यास करता है, अपनी सेना को संगठित करता है, अपने सैनिकों को प्रलोभन देता है, उनको अलग अलग पदवी देता है, तैयारी में जुटा रहता है। और इन्होंने सोचा कि हाँ कोई नहीं, उसको हरा देंगे, बड़े हल्के में उसे ले लिया। दोबारा से एक युद्ध होता है और वो 1192 यानी 1192 जस्ट एक साल बाद ही होता है। लेकिन इस युद्ध में इस बार जो परिणाम आने वाले थे वो कैसे थे? एकदम विपरीत थे। पहले परिणाम कुछ अलग हुआ करते थे और अब कुछ परिणाम अलग होंगे। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में यही सेना इधर भी और इधर भी वही जो फर्स्ट वाले में था। लेकिन इस बार तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या होता है? गोविंद राय को क्या हो जाता है? गोविंद राय को तीर लग जाता है और गोविंद राय की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही गोविंद राय की मृत्यु होती है तो चौहान जो सेना थी उसमें हड़बड़ी मच जाती है, भागदौड़ मच जाती है और पृथ्वीराज चौहान को सिरसा नदी या सरस्वती नदी के किनारे क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरस्वती नदी, जिसको हम सिरसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, सिरसा नदी। तो सिरसा नदी या सरस्वती नदी के किनारे पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करने के बाद में उसके साथ में क्या होता है, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है।
हमसे हमारी राय तो नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, लेकिन हमसे यह पूछा जाएगा कि यह स्टेटमेंट किस इतिहासकार का है। तो हमें इन चीज सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। आप बने रहिए हमारे साथ में, हम सब के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हो चुका है। अभी मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है, विजय हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान की सेना हार जाती है। गोविंद राय मारा जाता है और पृथ्वीराज चौहान को सरस्वती नदी या सिरसा नदी के किनारे पकड़ लिया जाता है, यानी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी आगे की घटना काफी इंटरेस्टिंग है, आप उसको समझना और काफी आसानी से आपको कहानी की तरह से याद करना है। और जहां तक सुनते सुनते ही आप देखते देखते वीडियो इसको अच्छे से याद कर पाओगे। देखिए, अब अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग कहानियां बताते हैं। एक तो नाम है चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे। चंद्रबरदाई कौन है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी इतिहासकार, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को सिरसा नदी के किनारे पर पकड़ा गया, यानी कि इस तराइन के द्वितीय युद्ध में जब चौहान की सेना हार गई तो उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में उसे गजनी ले जाया गया। कहां ले जाया गया, गजनी ले जाया गया। वहां पर उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई और मोहम्मद गोरी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है। और उस प्रतियोगिता के आयोजन में चूंकि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, यानी कि आवाज सुनकर निशाना लगाने की कला में वो काफी निपुण थे, तो उन्होंने मोहम्मद गोरी को तीर मारा और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई को और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को आपस में एक दूसरे को छुरा घोंप दिया और वो मर गई। बस ये कहानी बताई गई पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रबरदाई ने अपनी कहानी में। इतिहासकार इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे आंखें फोड़ दी गई, तो उसको तीर क्यों दिया गया, उससे धनुष क्यों चलवाई थी, और इसका कोई प्रमाण चंद्रबरदाई के अलावा इसका कोई परिणाम उस समय के कोई भी इतिहासकार नहीं देता। इसलिए इतिहासकार इस बात को बिल्कुल भी सच नहीं मानते। दूसरी बात, दूसरा इतिहासकार है मिनहाज। दूसरा इतिहासकार कौन है, मिनहाज। मिनहाज ने तबकात ए नासिरी, ये कौन सी तबकात ए नासिरी, ये तबकात ए नासिरी वही है जिसको इतिहासकार एक वास्तविक प्रमाणिक स्रोत मानते हैं मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के बारे में। तो मिनहाज ने तबकात ए नासिरी में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध स्थल पर ही मार दिया गया। बात समझ में आ गई, हमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में प्रश्न आता है कि किस इतिहासकार के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की युद्ध क्षेत्र में ही हत्या कर दी गई, तो इसके बारे में जानकारी हमें कौन देता है, तबकात नासिरी। किसने लिखी है, मिनहाज ने लिखी। तीसरा देखते हैं, हसन निजामी। तीसरा व्यक्ति है हसन निजामी। ताज उल मासिर का लेखक है, ताज उल मासिर। हसन निजामी कहता है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर लिए, अधीनता स्वीकार कर ली। हसन निजामी क्या कहता है, पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार कर ली। और अधीनता स्वीकार करने के बाद में कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक भी बन के रहता है। और इस स्टेटमेंट को कौन देता है, हसन निजामी देता है। तो हमें तीनों इतिहासकारों के बारे में अच्छे से समझ लेना है, कंफ्यूजन नहीं करनी है, गलत नहीं भरना है। प्रश्न पूछा जाए कि किस इतिहासकार के अनुसार अधीनता स्वीकार की थी और किस इतिहासकार के अनुसार उसकी युद्ध स्थल पर ही हत्या कर दी, ये सारी चीजें अपन को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ लेना चाहिए ताकि एग्जाम गलत नहीं। और हमें भी अच्छा इंटरेस्ट आता है जब किसी को कहानी सुनाते, तो आपको भी ऐसा ही आना चाहिए। हाँ जी, तो हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का अधीनता स्वीकार कर ली। और इस चीज का प्रमाण एक और चीज है, और वो चीज क्या है, वो देखिए संस्कृत का एक बड़ा ही फेमस ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ है। और इस संस्कृत के ग्रंथ का नाम क्या है, किसल विद मसा। ये एक संस्कृत का काफी बड़ा ग्रंथ है, किसल विद वमसा। हाँ जी, ये एक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि मोहम्मद गोरी की अधीनता पृथ्वीराज चौहान ने स्वीकार कर ली। और पृथ्वीराज चौहान ने सिक्के जारी किए और उन सिक्कों के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा होता था श्री मोहम्मद बिन साम, ये नाम लिखा हुआ है। और इन सिक्कों की प्राप्ति भी हुई है। बात समझ में आ गई।
तो ये प्रमाण है, हसन निजामी का प्रमाण है, और इसके अलावा सिक्कों का प्रमाण है, और संस्कृत ग्रंथ का प्रमाण है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब मोहम्मद गोरी के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हो जाती पृथ्वीराज चौहान की, तो उसको अंधा करवा दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को, और उसकी हत्या करवा दी जाती है। और इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जो एक वीर कुशल योद्धा हुआ करते, उनकी मृत्यु या वीर गति को प्राप्त होते। उम्मीद है काफी इंटरेस्टिंग से आपने सुना है, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, तो इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज को अजमेर का शासक बनाया जाता है। अजमेर का शासक किसको बनाया जाएगा? गोविंद राज को। और गोविंद राज कौन है? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र है। और गोविंद राय जो पृथ्वीराज चौहान का छोटा भाई था, उसके पुत्र को दिल्ली का शासक बना दिया जाता है। ठीक है, तो गोविंद राज यानी पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को कहां का शासक बनाया गया है? अजमेर का। बात समझ आ गई? लेकिन इसके जो चाचा है हरिराज, उन्होंने विद्रोह कर दिया। हरिराज ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस विद्रोह को दबाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस विद्रोह को दबाया, और हरिराज उस युद्ध में हार जाता है और क्या कर लेता है? आत्मदाह कर लेता है। ध्यान दीजिए, हरिराज ने क्या कर लिया है? आत्मदाह कर लिया। किससे हार के किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक से हार कर। इसी प्रकार एक आत्मदाह की कहानी आपको पहले भी सुनाई थी। जयपाल ने सन 1001 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो जयपाल ने भी आत्मदाह कर लिया था। ये आत्मदाह नहीं करके दोबारा से प्रयास करते जीतने का, तो शायद कुछ परिणाम और भी आने के चांसेस हुआ करते। लेकिन इतिहास में कुछ गलतियां हुई है, हमें उनसे सीख जरूर लेनी चाहिए, हमें अपनी तैयारी बना के रखनी चाहिए। इतना आपसे कहना चाहूंगा। आगे देखिए, उसके बाद में जब ऐबक ने इस विद्रोह को दबाया, हरिराज ने आत्महत्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया, तो ऐबक को लगा कि यहां पर अजमेर पर तो हमारे मुस्लिम लोगों का ही शासन होना चाहिए, और यहां की सत्ता किसको दे दी? मुस्लिम को सत्ता दे दी। और गोविंद राज वगैरह ये सब कहां चले जाते? रणथंभौर चले जाते। कहां चले जाते हैं? रणथंभौर। और वहां पर चौहान वंश की सत्ता की स्थापना करते हैं। किसकी? चौहान वंश की सत्ता की स्थापना की जाती है। कहां की जाती है? रणथंभौर में। रणथंभौर कहां आता है? सवाई माधोपुर, राजस्थान। बात समझ में आ गई आपको? कहां से? अजमेर से। और वो रणथंभौर कैसे पहुंच गए? क्लियर यहां तक की कहानी? कोई दिक्कत नहीं है? आगे सुनिए। इसी विजय के उपलक्ष्य में कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम, इसका मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और मोहम्मद गोरी का दामाद भी था। मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था, और मोहम्मद गोरी के बेटी का पति यानी उसका दामाद भी हुआ करता था। इसी खुशी में उसने 2 कंस्ट्रक्शन करवाए। अभी गोरी की कहानी भी पूरी नहीं हुई, साथ साथ चल रही, ध्यान रखना। 2 कंस्ट्रक्शन कराया। पहला क्या? इसने कुतुब मीनार की नींव रखी है। किसकी? कुतुब मीनार की। और कुतुब मीनार की नींव कहां रखी है? दिल्ली में। एक और चीज का काम करवाया इसने, वो क्या है? पहली मस्जिद का निर्माण करवा दिया इसने। क्या? पहली मस्जिद, भारत में पहली मस्जिद की निर्माण करा दिए, और उसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और ये कहां है? ये भी दिल्ली में। इसके अलावा अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। संस्कृत विश्वविद्यालय, अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, जो विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव ने बनवाया था। विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव के द्वारा बनवाया हुआ अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय था। उस संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक झोपड़ा बनवाया, और उस झोपड़े का नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या नाम था उसका? 2.5 दिन का झोपड़ा। अब उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा? इस पर भी इतिहासकार अलग अलग अपने सिद्धांत और अपने अपने स्टेटमेंट देते हैं। कोई कहता है कि 2.5 दिन में, यानी 2 दिन और आधे दिन में बन के तैयार हो गया था, इस कारण से 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और कोई कहते हैं यहाँ पर 2.5
दिन का एक उर्स लगता था, यानी कि मेला लगता था। इस कारण से इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा है। वास्तविकता क्या थी पता नहीं, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था, संस्कृत विश्वविद्यालय होता था। कहां पर? अजमेर में। किसने बनवाया? विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने बनवाया था। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ा के अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना दिया। और ये किस खुशी में करवाया उसने? अजमेर पर प्रत्यक्ष शासन लागू करने के कारण। बात समझ में आ गई? बस इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अभी गौरी की कहानी खत्म नहीं हुई है। हाँ जी, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, और 1192 ईस्वी में युद्ध जीतने के बाद में बड़ी खुशी होती है, और वो कहां चला जाता है? वापस गजनी चला जाता है। कौन? मोहम्मद गोरी। और अपने जीते हुए क्षेत्रों का ध्यान रखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए किसे नियुक्त कर देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? उसका गुलाम था, उसका दमाल था। अभी क्या होता है, वो बोलता है कि इन क्षेत्रों पर जो राजा है वो हिंदुओं को बनाना। इन क्षेत्रों पर राजा किसे बनाना? हिंदुओं को बनाना है, ताकि इनका सपोर्ट भी हमें मिले। ये डायरेक्ट विद्रोह करने पर नहीं है। मैं वहां से यहां कैसे बार बार आऊंगा विद्रोह दबाने के लिए? हमारा शासन चल ही रहा है, हमारा नाम हो ही रहा है। तो इसलिए जो कठपुतली शासक है वो किसको बनाना? हिंदुओं को बनाना। इसीलिए दिल्ली में गोविंद राय के पुत्र को राजा बनाया गया, और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के बेटे को, गोविंद राज को राजा बनाया गया। बात कहानी समझ आ गई। और इसके अलावा आपको एक चीज और पता होगी कि मोहम्मद गोरी ने हिंदुओं की क्या बोल सकते हैं, उसकी हिंदुओं की एक धारणा, एक धर्म, या फिर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं लगे, इस कारण से सिक्के भी जारी किए थे। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं लगे और वो सपोर्ट में आए कि बड़ा अच्छा मुस्लिम शासक है, इसलिए उसने देवी लक्ष्मी और गणेश जी की आकृति वाले सिक्के भी चलाए थे, है ना। तो ये क्या थे? एक राजनीति थी, एक पॉलिटिक्स थी उसकी, ताकि हिंदू उसके विरोध में नहीं आए, क्योंकि मुसलमानों की तो सिर्फ एंट्री है, पिक्चर अभी स्टार्ट हुई है, कहानी तो और बाकी थी। ठीक है, इस कारण से उसने ऐसा किया था, है ना। बात समझ आ गई? तो मैं यहां लिख देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। क्या समझा है कि देवी लक्ष्मी और गणेश जी की आकृति वाले सिक्के चलाए हैं। किसने? मोहम्मद गोरी ने। ध्यान रखना, आगे बाद में छूट भी जाए। ठीक है, हाँ जी, आगे देखते हैं। 1192 में 1192 में यहां से जीतने के बाद में वो वापस गजनी चला जाता है, और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और हिंदू राजाओं से संधि करने के लिए किसको छोड़ के चला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब उसे पता चलता है कि दोआब वाला जो क्षेत्र है वहां काफी अच्छी मात्रा में फसल होती है, और उस क्षेत्र को तो मुझे रखना ही है अपने पास में, है ना। और वहां पे शासन किसका चल रहा था? कन्नौज के राजा का। ठीक है, और कन्नौज का जो राजा था, कन्नौज का शासक, कन्नौज का जो शासक था, जो राजा था, उसका नाम क्या था? आपको पता होगा सबको, जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। कन्नौज का शासक जयचंद था। और जयचंद किस वंश से संबंधित था? जयचंद। स्पष्ट प्रश्न काफी बार आरपीएससी ने पूछा है, कन्नौज का शासक जो जयचंद था किस वंश से संबंधित था? तो वो गहडवाल वंश से संबंधित था। कन्नौज और बनारस का राजा हुआ करता था। ये वही कन्नौज और बनारस का राजा जयचंद है, जिसकी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान भगा कर ले गया था। इस कारण दोनों में शत्रुता हो गई थी, और कन्नौज के शासक जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का जो साथ है, सहयोग है, वो तराइन के द्वितीय युद्ध में नहीं दिया। यदि दिया होता तो परिस्थितियां कुछ अलग होती। हो सकता है पृथ्वीराज चौहान की सेना दोबारा से विजय हो जाती, लेकिन जयचंद जैसे गद्दार लोगों के कारण हमारे जो वीर अकेले पड़ गए, और मुस्लिम सत्ता का शुरुआत यानी स्थापना हो चुकी थी। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद गोरी को दिया जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा है, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद गोरी को। लेकिन भारत में गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो वहां पूछ लेता है, भारत में दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? तो इल्तुतमिश को।
उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे जैसे जैसे टॉपिक आएंगे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपके समझ में आता जाएगा। आप बस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट तो आपको जरूर ही करना होगा। हाँ जी गहरवाल वंश का शासक जयचंद हुआ करता और 1194 ईस्वी में एक युद्ध होता है और वो कौन सा युद्ध था? चंदावर का युद्ध। कौन सा था? चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध किस किस में होता है? कन्नौज के शासक यानी जयचंद जो कि गहरवाल वंश का था, एक तरफ तो ये था, दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी था, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध में जयचंद की सेना काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और इसकी गोरी की लगभग हार ही होने वाली थी, लेकिन गलती से इतनी हुई कि एक तीर जाके जयचंद के माथे पे लग गया और जयचंद की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही जयचंद की मृत्यु होती है तो गोरी की सेना अपने आप जीत गई। बस दुर्भाग्य भी कह सकते हैं जयचंद का, जो उसकी मृत्यु उस युद्ध में हो जाती है। हाँ जी, तो चंदावर का जो युद्ध है ये कौन जीत जाता है? मोहम्मद गोरी जीत जाता है। उसकी किस्मत या भाग्य उसका साथ में था। हाँ जी, आगे बात करते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण युद्ध कंप्लीट अपने हो चुके हैं। इनको जीतने के बाद में, इस क्षेत्र को जीतने के बाद ऐबक यहां से चला जाता है और पूरी तरह से निर्भर है वो किसके ऊपर हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। और खुद कहां चला जाता है? गजनी चला जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका काफी सहयोग किया और अलग अलग क्षेत्रों को उसने जीता, रणथंबोर को जीता, अलीगढ़ को जीता, काफी जीता। इंपॉर्टेंट क्षेत्र है उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न एग्जाम में वहीं से पूछ लेता है। 1197 में गुजरात पर आक्रमण कर देता है। कहां आक्रमण कर देता है? गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात की उस समय जो राजधानी होती थी वो होती अनिलवाड़ या कहीं आपको अनिलवाड़ा भी मिल जाएगी। और इस अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया और गुजरात का उस समय जो शासक है वो कौन है? भीम द्वितीय है। भीम द्वितीय। और इस भीम द्वितीय को क्या क्या कराए? भीम द्वितीय को पराजित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अनिलवाड़ को लूट लिया जाता है, काफी मात्रा में यहां से धन लेके आया जाता है और उसी धन के पैसे से एक दास खरीदा जाता है, एक गुलाम खरीदा जाता है जिसका नाम इल्तुतमिश था। काफी योग्य व्यक्ति था इल्तुतमिश। अनिलवाड़ की लूट से जो पैसा आया है उससे इल्तुतमिश को खरीदा गया है और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक और चालीसा का संस्थापक और काफी सारे टाइटल दिए हुए। आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे टॉपिक आएगा तो। हाँ जी, अब इसके बाद में सन 1202 में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, काफी बड़ा नाम था। आपको बस इतना ध्यान रखना है, बख्तियार खिलजी। क्या? बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी को वो छूट दे देता है कि जा बेटा जा और तू भी अपना साम्राज्य स्थापित कर, यानी कि तू भी मेरा सहयोग कर। कुतुबुद्दीन ऐबक तो कर ही रहा है, बख्तियार खिलजी को आगे बढ़ा दे। बख्तियार खिलजी किधर चला जाता है? बंगाल बिहार क्षेत्र में चला गया। किधर? बंगाल बिहार क्षेत्र में चला गया। और इस बंगाल बिहार क्षेत्र में कैसे जाता है? ये जाता है व्यापारी बन के। कैसे जाता है? व्यापारी बन के। और व्यापारी बन के जाता है और वहां घोड़ों का व्यापारी बन के जाता है। बहुत सारे घोड़े ले जाते हैं और उनके साथ में व्यक्तियों को लेके जाता है, सेना, ठीक है, लेकिन व्यापारी का वेश बना के जाता है। और वहां पर बंगाल बिहार में शासन चल रहा था सेन वंश का। किसका? सेन वंश का। और इस सेन वंश का जो राजा था, सेन वंश का जो शासक था, उसको पता ही नहीं चला कि ये व्यापारी है क्या, और उनपे क्या कर देता है? ये आक्रमण कर देता है। उसका नाम क्या था सेन वंश का शासक का? लक्ष्मण सेन। ठीक है, नाम भी आपको जरूर ध्यान रखना है, लक्ष्मण सेन। पूछ लिया बंगाल बिहार में शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। और इसकी राजधानी कौन थी? नदिया, है ना, नदिया के उस पार चलो तो नदिया उसकी राजधानी थी। लक्ष्मण सेन की, बंगाल बिहार का सेन वंश का राजा नदिया। तो नदिया पर उसने आक्रमण कर दिया और उस क्षेत्र को भी काफी आसानी से उसने बख्तियार खिलजी ने जीत लिया है। और यहां पर एक नई राजधानी बना दी है उसने। और कौन सी राजधानी बना दी उसने? लखनौती बनाई है। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल बिहार में अपनी राजधानी की स्थापना करी और वो राजधानी का नाम क्या था? लखनौती। कब की घटना? सन 1202 में। और उसी समय उसने भारत के महान प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करते थे जिनका नाम था
नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जहां पर विदेशों से पढ़ने उस समय लोग आया करते थे, जहां संस्कृत ग्रंथों के पांडुलिपियां हुआ करती थी, और उस क्षेत्र में अपने जितना भी इतिहास था अपना उन सबको उसने जला दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी। तो ये वही व्यक्ति है जिसने अपने इतिहास को नष्ट कर दिया, और उसके बाद जो इतिहास मुसलमान इतिहासकार लिखते चले गए, और आज हम उन्हीं को पढ़ पढ़कर ये सोचते हैं कि मुगल महान थे या सल्तनत काल जो था वो महान था, क्योंकि अपना इतिहास तो जो है वो जला दिया गया है ना, अपना इतिहास बचा ही कहां है। ठीक है, हाँ जी। तो बंगाल बिहार इनकी राजधानी थी नदिया, और उस नदिया पे बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, जीत लिया, लखनऊ को अपनी राजधानी बना लिए। ठीक है, और किस किस को नष्ट कर दिया है? विक्रमशिला, नालंदा, ओदंतपुरी, इन विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया है। और कहा जाता है कि यहां पर इतनी पांडुलिपियां, इतनी पुस्तकें, इतने ग्रंथ संस्कृत के हुआ करते थे कि उस आग को बुझने में 6 महीने का समय लगा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे जो अपने ग्रंथ है प्राचीन इतिहास के, वो सब नष्ट कर दिए गए थे। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद में थोड़ी सी घटनाएं वापस, ये तो लगभग कंप्लीट हो चुका अपना। अभी हमें थोड़ा सा और देखना है इसमें मोहम्मद गोरी के बारे में ही। अब होता क्या है कि ईरान का जो शासक थे ख्वारिज्म शाह, क्या? ईरान का शासक, और उसका नाम क्या है? ख्वारिज्म शाह। इसने आक्रमण कर दिया है। इस ख्वारिज्म शाह ने क्या किया है? आक्रमण किया है। आक्रमण किस पे किया है? गोरी पर आक्रमण किया भाई, मोहम्मद गोरी पर आक्रमण कर दिया है। मोहम्मद गोरी पर आक्रमण कर दिया है, और ईरान के शासक ख्वारिज्म शाह ने उसकी हालत बड़ी खराब कर दी, और ये इस युद्ध में मरता मरता बचा था। और युद्ध होता है सन 1205 ईस्वी में। युद्ध कब होता है? सन 1205 ईस्वी में। और इस जो क्षेत्र था, जो युद्ध था, उसका नाम क्या था? अंधखंद का युद्ध। क्या नाम था? अंधखंद का युद्ध। और इस युद्ध में बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है कौन? मोहम्मद गोरी। किससे होता है? ईरान के राजा से होता है, ख्वारिज्म शाह से। बात समझ में आ गई? ठीक है। और हारने के बाद में मोहम्मद गोरी कहां जाता है? अब उसको तो गजनी भी नहीं रहा, हार गया बुरी तरीके से, आएगा तो यहीं रोने के लिए। ठीक है, तो कहां पहुंच जाता है? भारत पहुंच जाता है। और भारत में उस समय पंजाब में खोखर जनजातियों ने क्या कर दिया? वो तो आराम करने आया है गोरी, हारने के बाद में। कहां? भारत में, पंजाब क्षेत्र में। अब क्या हो गया? विद्रोह हुआ है। और ये विद्रोह किसने कर दिया? खोखर जनजातियों ने। किसने किया? खोखर जनजाति। ये वही खोखर जनजाति है जिन्होंने जाते हुए महमूद गजनवी को सन 1025 ईस्वी में लूटा था। और इन्हीं को दंड देने के लिए महमूद गजनवी 1027 ईस्वी में अपने 17वें आक्रमण के साथ में आया था। तो ये वही खोखर जनजाति जो हर बार वीरता के साथ में खड़ी हो जाती है, और मुसलमान विद्रोहियों को बार बार पराजित करने की कोशिश करती है, हराने की कोशिश करती है, काफी अच्छे से मुकाबला भी करती है। तो बड़ी साहसी जनजाति हुआ करती है खोखर जनजाति। तो इन्होंने पंजाब में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन आता है? गोरी आता है। क्या वो पहले से यही था? वो हार के आया हुआ है, और उसको पहले से ही काफी बड़ा गुस्सा था कि भाई मेरे को तो वहां हरा दिया और मार पीट के भगाया है। तो वो क्या करता है यहाँ के? अब वो कत्लेआम मचाता है, वहां का गुस्सा यहाँ के निकाल देता है। और कहा जाता है उसने लाखों खोखर जनजातियों में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग जितने थे उन सब का क्या कर दिया? कत्लेआम कर दिया। जन कितनी लाशों के ढेर उसने कर दिया। तो चारों तरफ उसने लाश ही लाश बिछवा दी थी। तो ये भारत पर उसका अंतिम आक्रमण मान के चल सकते हैं, सन 1206 की घटना है। अब इसके बाद में होता क्या है? जैसे को तैसा, परिणाम तो वैसे ही भुगतने पड़ेंगे। अब 15 मार्च 1206 की घटना है। 15 मार्च 1206 ईस्वी की घटना है। मोहम्मद गोरी शाम के समय सिंधु नदी के तट पर, किस नदी के? सिंधु नदी के तट पर स्थान पड़ता है दमियक।
एक स्थान है, उसका नाम क्या, नाम जरूर याद रखना, प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है कि मोहम्मद गोरी की हत्या कहां होती है, दम्यक नाम के स्थान पर। हाँ, तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को सिंधु नदी के तट पर दम्यक नाम का स्थान है, वहां पर शाम के समय नमाज पढ़ रहा था झुककर, और किसी ने उसकी गर्दन उड़ा दी। बात समझ आ गई? और उसकी गर्दन उड़ाने वाले का श्रेय किसे दिया जाता है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कहते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत माना जाता है वो किसके बारे में है, खोखर जनजाति, कि ये खोखर जनजातियों ने उसका बदला लिया है, क्योंकि उसने खोखर जनजातियों के साथ में बड़ा ही रक्तपात किया था, उनका विद्रोह दबाने के लिए काफी संख्या में लोगों को मारा था, इसलिए उन्होंने साहस जुटा के उसकी गर्दन उड़ा दी। बात समझ आ गई? तो ये थी मोहम्मद गोरी के बारे में कंप्लीट जानकारी। इसमें जितनी भी चीज थे, छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन, सारी चीज हमने बता दी है। यदि बाय द वे कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन कुछ बचेगा तो आपको वीडियो में मिल जाएगा, और इसी प्रकार से हम इंटरेस्ट के साथ में आपको समझाते आ रहे। काफी वीडियो, 2-3 वीडियो एक्सप्लेनेशन वाले अपलोड कर दिए, इसके साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो समझने के बाद में एक वीडियो पर लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, और इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जुड़ जाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। अगला जो टॉपिक होगा अपना, वो गुलाम वंश से संबंधित कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास, जो कि आपको काफी जल्द ही मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना काफी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।